टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक टॉपिक का नाम है, असल में हमने कल शुरू किया था सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके 4 स्टेजेस थी। पहली ग्लाइकोलाइसिस जो हमने कल पढ़ ली थी, बाकी 3 आज पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज है पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन। आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट, जिसको आप पायरुवेक एसिड भी कह सकते हैं, वो था। पायरुवेक एसिड अब फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है। पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन होगी पहले, फिर ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पार्ट है उसे साइटोसोल कहते हैं, तो ये साइटोसोल में हो रही थी। साइटोसोल में पायरुवेट बना, अब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियन में जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक क्रेब साइकिल होता है, क्रेब साइकिल का हिस्सा बनेगा। क्रेब साइकिल के दौरान इस पायरुवेट को ब्रेक डाउन करके, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह करके इससे बनाया जाएगा NADH और FADH2, ठीक है। और उनके वो बेसिकली रिड्यूसिंग पावर्स हैं। फिर अगला एक स्टेप होगा चौथा, रेस्पिरेटरी चेन, जहाँ पे NADH और FADH2 में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजारा जाएगा और केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से, जैसे फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोसिस हुई थी, उस प्रोसेस से बना ली जाएगी ATP, जो कि यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 है पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन, दिस इज स्टेप नंबर 2 ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। भाई स्टूडेंट्स, पायरुवेट या पायरुवेक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनता है, उसका फार्मूला है C3H4O3। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हुए साइटोसोल में ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आई। और प्रोडक्ट जो बनेगा उसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, CH3C+OH। दिस इज द एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियन में एंट्री मारेगा। माइटोकॉन्ड्रियन में जाकर इसके साथ मिलेगा कोएंजाइम A। कोएंजाइम A का काम एसिटिक एसिड को क्रेब साइकिल का हिस्सा बनाना है, तो इसके साथ ऐड होगा कोएंजाइम A। कोएंजाइम A, उसको हम ऐसे लिखते हैं, साथ में ये SH, इसको बोलते हैं थायोल। जैसे OH होता है ना अल्कोहल, ऐसे SH होता है थायोल, थायोल ग्रुप। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6 में है, सल्फर उसके नीचे है। जैसे ऑक्सीजन H2O बनाता है, ऐसे सल्फर भी H2S बनाता है। जैसे ऑक्सीजन OH ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SH थायोलिक ग्रुप है। तो ये कोएंजाइम A के साथ क्या लगा हुआ है, SH थायोल ग्रुप, राइट। ये इसके साथ मिलेगा, ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, CH3C+OS और कोएंजाइम A। बच्चों, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी और क्या बनेगा, NAD+ आएगा, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा और ये NADH बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखो, एसिटिक एसिड में से क्या निकला है, हाइड्रोजन, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। NAD की रिडक्शन हुई है, इसको बोलते हैं NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन। NAD ने मीडिएट किया है, NAD ने इंड्यूस किया है इस ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है जी। इसलिए स्टेप का नाम है पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन। बच्चों, याद रखना है आपने, ये एसिटाइल कोएंजाइम A अब क्रेब साइकिल में दाखिल हो सकता है। क्या हुआ, पहले हुई डीकार्बोक्सिलेशन, फिर हुई ऑक्सीडेशन, NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, और साथ में कोएंजाइम A मिला। तो प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम A। इसको, ये जो CH3C+OH ग्रुप है, इसको आप एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, एंड दिस इज द कोएंजाइम A। सो वी विल कॉल इट एसिटाइल coenzyme A. This has ability to get enter into Krebs cycle. So step number 3 is Krebs cycle. Step number 3 क्या है, Krebs cycle. Krebs cycle एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे सर हैंस क्रेब, उन्होंने ये साइक्लिक रिएक्शंस डिस्कवर किए थे, उनके नाम पे इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड
साइकिल। भाई स्टूडेंट्स, इस साइक्लिक प्रोसेस में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड है, या सिट्रेट भी उसे बोल सकते हैं। 6 कार्बन वाला एक एसिड जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। चूँकि पहला प्रोडक्ट जब ये साइकिल स्टार्ट होता है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये किधर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है। ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस सब में होता है, लेकिन ये अगले स्टेप्स किधर होते हैं? सिर्फ यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, तो उसमें ये होता है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल, अब आपको याद है कि कौन सी चीज़ एंटर हुई थी? कौन सी चीज़ एंटर हुई थी? एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए गौर से, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एंटर होगा। पीछे से इस साइक्लिक प्रोसेस में पीछे से एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल चला आ रहा होगा जिसे ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं। ये एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। क्रेब्स साइकिल में ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ये पिछले साइकिल का एंड प्रोडक्ट है। इसको प्रीकर्सर का मतलब होता है पहले से जो चीज़ मौजूद है। जैसे आप आए हैं, कुर्सियाँ प्रीकर्सर हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो यू सिट ऑन देम, ओके। ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के साथ जब एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है तो ये बन जाता है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन वाला। 6 क्यों? क्योंकि 2 कार्बन ये हैं और 4 कार्बन ये हैं, तो ये कितने कार्बन वाला बन गया? 6 कार्बन वाला कंपाउंड। इस दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन से ये कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। कोएंजाइम रिलीज क्यों हो गया? क्योंकि कोएंजाइम ए का काम सिर्फ एसिटिक एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंट्री देना होता है, क्रेब्स साइकिल में दाखला देना होता है। भाई स्टूडेंट्स, उसको जब एंटर कर दिया, अब कोएंजाइम ए का काम तमाम हो गया, वो वहाँ से एग्जिट आउट कर जाएगा, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के अगले स्टेप में क्या होता है? सिट्रेट अपने आइसोमर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। अपने आइसोमर आइसोसिट्रेट। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। बच्चों, अब होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगी? गौर से देखिए, ये हो गई ऑक्सीडेशन। देखिए NAD+ आया, NADH बना, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई। इसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले हैं और साथ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना डीकार्बोक्सिलेशन, और ये ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 6 कार्बन थे, अब 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या नाम है? ग्लूटारेट। अगले स्टेप में अब फिर होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। NAD+ आएगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन मिलेंगे, NADH प्रोड्यूस होगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से। बे स्टूडेंट समझ आई? और NADH बना। और क्या बना? NADH। अब हमारी बुक में ऐसे एरो लगा हुआ है और वो खाली है, उसके साथ यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। लिख लीजिएगा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री होती है। हमारी बुक में ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है, ये सिर्फ एरो लिखा हुआ है। अगला जो स्टेप है वो एक फ्री एनर्जी चेंज है। देखिए और से यहाँ से फ्री एनर्जी निकलती है। स्टूडेंट्स, उस फ्री एनर्जी को यूज़ करते हुए GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ते हैं और GTP बना देते हैं। ग्वानोसिन डाइफास्फेट, जैसे एडिनोसिन डाइफास्फेट होता है, ये ट्राइफास्फेट, ऐसे ही GDP और GTP। ग्वानोसिन डाइफास्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा? GTP। ये जो GTP है ये अनस्टेबल है, ये टूट के इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इस दौरान ये इनऑर्गेनिक फास्फेट दे देता है ADP को, जो कि बन जाता है ATP। क्रेब्स साइकिल में ये एक ही ATP बनता है। समझ आई? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन चुके, 2 NADH बन चुके। जब ये सारा काम हो जाता है, देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड, जब एक और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया तो 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड हासिल होता है जिसका नाम है सक्सीनेट, या सक्सीनिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। ये चेंज हुई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वाटर ऐड हुआ, फ्री एनर्जी चेंज हुई, ATP बना और सक्सीनेट बन गया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, सक्सीनेट से बनता है फ्यूमारेट।
सक्सीनेट से क्या बनता है, ये भी एक 4 कार्बन वाला एसिड है। चेंज क्या आई, अब यहाँ पे दोबारा ऑक्सीडेशन हुई है, दोबारा हाइड्रोजन निकले हैं, लेकिन इस बार NAD मीडिएटेड नहीं, FAD मीडिएटेड होती है। FAD है फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और प्रोडक्ट बनता है FADH2, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, NAD निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। ओके बच्चों, सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनते हुए ऑक्सीडेशन होती है। सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनते हुए क्या पैदा होता है, FADH2 पैदा होता है। ये कौन सी ऑक्सीडेशन है, ये FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन है भाई। फ्यूमारेट से बनेगा मॉलेट, फ्यूमारेट से क्या बनेगा, मालेट बनेगा, मालिक एसिड। इसमें भी 4 कार्बन हैं, यहाँ पे बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है भाई, समझ आई। और मालेट से ऑक्सैलो एसीटेट कैसे बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगी, एक NAD प्लस आएगा और NADH बन जाएगा। जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो क्या बन गया, 4 कार्बन वाला एक और कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। भाई स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, आपसे सवाल किया जाएगा आइसोसिट्रेट में क्या होता है कि अल्फा कीटा ग्लूटारेट बनता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कौन सी चेंजेस आती हैं कि सक्सीनेट बनता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है और ATP सिंथेसिस होता है। सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है, फिर ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट क्या है, FADH2। आखिरी स्टेप जो है मालेट से ऑक्सैलो एसीटेट, इसमें भी प्रोडक्ट क्या है, NADH। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एक पायरुवेट के लिए है। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, 2। तो एक ग्लूकोज के लिए क्रैब साइकिल कितनी मरतबा चलेगा, 2 मरतबा। एक बार क्रैब साइकिल चले तो एक ATP बनता है, एक ग्लूकोज के लिए 2 ATP बनेंगे। एक दफ़ा क्रैब साइकिल चले तो 1, 2 और 3 NADH बनते हैं। एक ग्लूकोज के लिए कितने बनेंगे, 6। एक बार क्रैब साइकिल चले तो एक FADH2 बनता है, ग्लूकोज के लिए कितने, 2 FADH2 बने। ये चीज़ें याद रखनी क्योंकि हमने एंड पे एनर्जी बजट का हिसाब करना है, कितने ATP प्रोड्यूस हुए। आखिरी बात देखें, आखिरी स्टेप है रेस्पिरेटरी चेन। आखिरी स्टेप क्या है, रेस्पिरेटरी चेन। स्टेप नंबर 4, दिस इज द रेस्पिरेटरी चेन। आप रेस्पिरेटरी चेन को स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। पता क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कोएंजाइम Q है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, और उसके बाद ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर, इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। असल में देखें, गौर से देखें, आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बने थे, कब भला, वो जब G3P13 BPG में कन्वर्ट हो रहा था, 2 NADH वहाँ पे बने थे। एक NADH बना है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, 3 NADH बने हैं क्रैब साइकिल में, और एक FADH2 है ना। ये जो इधर सुने ज़िया, ये जो NADH और FADH2 है ना, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और एक चेन पर से गुजारे जाएंगे। जब वो चेन पर से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो की तरफ आ रहे होंगे तो केमियोस्मोसिस, कपलिंग प्रोसेस याद है आपको, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था केमियोस्मोसिस। कपलिंग का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना, और साथ में ATP सिंथेसिस हो जाएगी केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से। एक NADH से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP। कैसे, जरा गौर से देखें बच्चों, देखें गौर से। असल में ये है हाई एनर्जी, यहाँ पे क्या है, हाई एनर्जी, और ये है लो एनर्जी। तो जब चीज़ें हाई से लो की तरफ मूव करती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं भी, ठीक है। अच्छा देखें, सॉरी देखें, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सबसे पहली बात ये है NADH, ये ब्रेक होगा, इससे निकलेगा NAD+ और H+। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। वो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कोएंजाइम Q के पास। स्टूडेंट्स इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है, हमारी बुक में इसको ऐसे लिखा गया है, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एक ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ के एक ATP बन जाते हैं। समझ आई बात।
तो एक एटीपी तो पहले स्टेप में बन गया NADH से। कैसे 3 बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम C। बच्चों कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B के पास जाते हुए कोई चीज़ नहीं बनती, इसलिए हम इसको एक लेवल में लिखते हैं, ऐसे एक लेवल में, ऐसे डाउन की तरफ नहीं लिखा। साइटोक्रोम B से C तक जाते हुए फिर एनर्जी रिलीज होती है और ATP सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको नीचे की तरफ लिखेंगे। ये ऐसे लिखा, ये नीचे की तरफ लिखा। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ATP और सिंथेसाइज होता है। कैसे, एक ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आएंगे, यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको जोड़ के ATP बना लिया जाता है। तो दूसरा ATP B और C के दरमियान बनता है, ठीक है। C से साइटोक्रोम A, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से A3 के पास, वहां से मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन होती है O2 प्लस ऊपर से आ जाते हैं 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस ये जो मूव करके आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसको बैलेंस करने के लिए हाफ, और यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है H2O वाटर। अब इसको भी मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ के ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कितने ATP प्रोड्यूस हो गए, 3, एक NADH से। अब गौर से देखें, जो FADH2 है वो यहाँ से ब्रेक होता है, उससे निकलते हैं, वो भी कोएंजाइम Q में जाएगा, उससे निकलते हैं FAD और 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन आयन। बच्चों एक चीज़ जो आपने नोट करनी है, FAD के ऊपर प्लस साइन नहीं है, यहाँ NAD के ऊपर प्लस साइन है। असल में NADH में एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन NAD से निकला जिस इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस प्लस साइन शो की जाती है। लेकिन FADH2 में 2 हाइड्रोजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ही निकले हैं, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और FAD पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ से यहाँ आते हुए कोई ATP नहीं बनता। पहले स्टेप में एक ATP बनता है BC के दरमियान FADH2 से, और एक आखिरी स्टेप में, ये पहले स्टेप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। हाइड्रोजन छोटा एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ ज़्यादा बाउंड होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं ये वाले, और NADH से 1, 2, 3 बनते हैं। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने पढ़ा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक साइक्लिक, वो लाइट पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन जंप करते थे, फिर वो एक प्लास्टो क्यूनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते थे और ATP, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि लाइट उस ATP को बनाती है। कपलिंग प्रोसेस वो है, ये भी कपलिंग प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। स्टूडेंट समझ आई? आपको याद है वहाँ पे वो प्रोसेस होता था क्लोरोप्लास्ट में, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उस प्रोसेस में क्या होता था, स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन किधर जाते थे, ल्यूमन में, थाइलाकोइड के ल्यूमन में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता किधर जाते हैं, आपको याद है माइटोकॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे क्रिस्टाई बनाती है या क्रिस्टी बनाती है, याद है आपको? तो पता है इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, ये ल्यूमन से हाइड्रोजन आइंस ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करते हैं और फिर वहाँ से मूव करते हुए ATP सिंथेसाइज करते हैं। बात समझाई? ये भी केमियोस्मोसिस है, वो भी केमियोस्मोसिस है। वो थी फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। स्टूडेंट्स बात समझ आई? आपको याद है सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन किधर यूज़ हुई है, यहाँ पे आके। आपको याद है ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन से क्या बनता है, CO2 और H2O तो ये प्रोड्यूस हुआ है आखिर में जाके, और CO2 इधर क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस हुए। आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में 36 ATP बनते हैं, कैसे, ज़रा गौर से देखें। आपको याद है 2 ATP किधर बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, 4 बने थे पे ऑफ फेज में, 2 यूज़ हो गए थे, तो बाकी कितने, 2 ATP है ना। उधर NADH कितने बने थे, 2, एक NADH कितने देता है, 3 ATP, 2 कितने देंगे, 6। लेकिन बच्चों वो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में लाते हुए 2 ATP इस्तेमाल हो जाते हैं, तो बाकी कितने ATP बने, 4। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 ATP हो गए, किसका गेन, ग्लाइकोलाइसिस का। हम चलते हैं पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन, कितने NADH बने हैं, एक पायरुवेट के लिए, लेकिन ग्लूकोज में कितने पायरुवेट होते हैं,
तो मतलब 2 पायरुवेट्स के लिए कितने होंगे? 2 NADH। 2 NADH से कितने ATP बने बच्चों? 6 ATP बन गए पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन स्टेप के दौरान। अब हम चलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में कितने ATP बनते हैं? एक पायरुवेट के लिए, है ना? तो ग्लूकोज के लिए 2 बार चलेगा, कितने? 2 ATP। अच्छा, NADH कितने बने हैं? 1, 2 और 3, 1 पायरुवेट के लिए। 2 पायरुवेट के लिए कितने बनेंगे? 6। 1 NADH कितने बनाता है ATP? तो 6 NADH कितने बनाएंगे? शाबाश, 18 ATP। अब FADH2 कितने बने हैं? 1 पायरुवेट के लिए। 1 ग्लूकोज के लिए कितने बनेंगे? 2। तो 1 FADH2 कितने देता है? 2। तो 2 कितने देंगे? 4 ATP। हिसाब कर लेते हैं सारा। 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36। बच्चों ये है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिससे एंड प्रोडक्ट बने हैं वाटर, ये वाला CO2 और 36 ATP। इसको बोलते हैं एनर्जी बजट। मैंने आपको हिसाब पूरा कर दिया, बाद में आपसे पूरे ना हो 36 तो आपकी मर्जी, मैंने पूरे करके दे दिए। ये बड़ा इशू होता है बच्चों को, वो सर 36 नहीं बन रहे, सर 34 बन रहे हैं, किसी के 38 बन रहे हैं, किसी के 40 तक बन रहे हैं ना। तो मैंने आपको एक दफ़ा पूरे कर दिए। ये हिसाब आपने कहीं पे बुक पे नोट कर लेना है। मेरी बात समझ आ गई? ये आपने नोट कर लेना। आखिरी बात, अब ना इस सारे प्रोसेस की, इस रेस्पिरेटरी चेन की हम इक्वेशन लिखना चाहें, रेस्पिरेटरी चेन की इक्वेशन लिखना चाहें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 ADP आए हैं, है ना? 3 इनऑर्गेनिक और 3 और NADH आया है ना? प्रोडक्ट क्या बना? 3 ATP बन गए और ऑक्सीजन भी तो था ना, है ना? ऑक्सीजन भी था, ठीक है। ATP बना, इन दोनों के मिलने से 3 ATP बन गए। अच्छा, NAD प्लस बन गया और क्या बना? H2O बन गया। ये इक्वेशन है किसकी? रेस्पिरेटरी चेन की। स्टूडेंट समझ आ गई? ये थे हमारे 3 हेक्टिक किस्म के टॉपिक्स, जिनके नाम है पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन।